ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो चार्ज होता है माइनस का, और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल, उस पर ज़ीरो चार्ज होता है। ठीक है, तो मेनली चार्जेस का काम जो होते हैं ना वो ये और ये कर रहे होते हैं, ये दो। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि हर एटम जो होता है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। नाउ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, जो कि ये वाला सेक्शन है, बीच वाला सेक्शन, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स मूव वेरी फास्ट अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल पार्ट्स कॉल्ड शेल्स। ये वाला जो एरिया है, ये सर्कल्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड शेल्स। यहाँ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर इरेजिंग दिस, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिटेल के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले मैं पेन पकड़ लेता हूँ। ओके, पहला काम हो गया। नाउ द साइज ऑफ एन आइटम इज़ सो टाइनी दैट वी कैन नॉट रियली कंपेयर देयर मासेस इन कन्वेंशनल यूनिट्स। ठीक है, अब इसको ज़रा समझो, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी ना अब मैथ आना शुरू हो गई है। यहाँ पे हम कन्वर्जन्स भी देखेंगे। ठीक है, बड़ा टेरेबल पेन है ये, दूसरा पकड़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कन्वर्जन्स भी देखेंगे और हम यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी कर रहे होंगे। सही है जी। सो द साइज ऑफ एटम्स इज़ सो टाइनी, ये इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट रियली कंपेयर देयर मासेस इन कन्वेंशनल यूनिट्स सच एज किलोग्राम्स, ग्राम्स। क्यों? क्योंकि लेट सपोज अगर 1 kg जो है वो बराबर है 1000 ग्राम के। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये जो एक दाना है शुगर का, ये एक एक दाना है, एक पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है ऑफ शुगर। ठीक है, मैं बोलता हूँ लेट सपोज़ ये 1 ग्राम का है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? तो इसके अंदर अल्लाह जाने कितने अरबों एटम्स होंगे जो ये इस दाने को बना रहे होंगे। ठीक है, कितने अरबों एटम्स होंगे ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो कि इस शुगर के पार्टिकल को बना रहे होंगे। तो हम उसके लिए ये यूज़ करते हैं 0.6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं हम लोग कि हम क्यों ग्राम्स के अंदर और किलोग्राम्स के अंदर आइटम्स को वेट नहीं कर सकते, कि इसका वेट जो है ना आइटम का, वो इन दोनों में पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभी हम समझ लेते हैं। हम सब ने मोल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, और नहीं पढ़ा सुना तो होगा कि मोल्स क्या होता है। नाउ यहाँ पर मैं छोटा सा एक ब्रीफिंग दूंगा अबाउट मोल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल। लेट सपोज आपने 12 अंडे दुकानदार से लिए, 12x। आप दुकानदार के पास गए, ये आप हैं और ये जो है ये है दुकानदार। इसके सर पे टोपी क्यों मुझे नहीं पता, बट है। तो दिस इज़ यू एंड दिस इज़ द शॉपकीपर, XYZ। आप इसके पास गए, आपने बोला भाई मुझे 12 अंडे दे दो। ठीक है, वो आपको दे देगा 1 डज़न अंडे, 1 डज़न। ठीक है, ये 1 डज़न क्या है? 1 दर्जन अंडे। दर्जन इज़ बेसिकली 12 को कहने का एक दूसरा तरीका। ठीक है, जैसे 12 केले होते हैं ना, हम इनको भी कहते हैं 1 दर्जन। ठीक है, 1 डज़न।
तो अगर मैं बोलूँगा कि 2 दर्जन, तो हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 24 केले। अगर मैं बोलूँगा 10 दर्जन, तो हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 10, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 120 केले। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली दर्जन जो है, डज़न जो है, ये 12 को कहने का एक अलग वो है टर्म है जिससे हम 12 को रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को। तो सेम उसके अंदर कॉन्सेप्ट के साथ हम मोल्स को समझेंगे। ओके, नाउ हम कहते हैं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, सही है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट का 1 ग्राम जो है उसमें कितने एटम्स हो सकते हैं? यहाँ तक अगर सारे सबको क्लियर होगा? हाँ, सबको क्लियर, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने हाइड्रोजन लिया है केमिस्ट के पास से, ठीक है, ये आप थे और आप गए फिर से शॉपकीपर के पास। इस बार शॉपकीपर जो था वो केमिस्ट था या फिर कोई भी केमिकल बेचने वाला आदमी था। आप उर्दू बाज़ार में चले गए तो आपको एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि एलिमेंट्स बेचता है, ठीक है। आपने बोला भैया मुझे ना आप 1 ग्राम हाइड्रोजन दे दें, सही है, 1 ग्राम हाइड्रोजन दे दें आप। तो अब उस 1 ग्राम के अंदर आपको कैसे पता होगा कितने एटम्स मौजूद हैं, राइट? तो जैसे हमने देखा था कि 1 दर्जन के अंदर 12 अंडे थे, तो 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे जो उस 1 ग्राम को बनाएंगे, राइट? तो यहाँ पर हम डज़न की जगह यूज़ करते हैं मोल फॉर एटम, सही है। जैसे हम डज़न यूज़ करते हैं फॉर 12, वैसे ही हम मोल यूज़ करते हैं फॉर अ नंबर जो कि मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ, जो कि है ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इसको हम कहते हैं मोल, ठीक है। जैसे 12 एक वैल्यू थी और उस वैल्यू को हम कहते थे डज़न, वैसे ये भी एक वैल्यू है और इसको हम कहते हैं मोल, मोल कहते हैं। समझ में आ गई बात सबको? थम्स अप। ओके, नौफिल थम्स अप। ठीक है, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगर हम देखें ना तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही है, जहाँ पर हमने क्या किया, हमने बहुत सारे ज़ीरोस को लेके उनको 10 के ऊपर लिख दिया दिखाने के लिए कि ये नंबर कितना बड़ा है। अभी दिखने बड़ा छोटा लगा है नंबर, सही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना इस चीज़ के ऊपर कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो उसका जवाब ये आएगा जी। अब आप देखें, ठीक है, एक ये हो गया 602, सही है, यहाँ तक सबको आई गेस क्लियर होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, सही है, 602। अब हम लोग ज़ीरो काउंट करना शुरू करेंगे, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये बेसिकली शुरुआत में आने चाहिए था। एक मिनट, ये मिटाया हमने, एंड 2 ये हो गए एंड ये 3 पूरे हो गए। तो ये 23 ज़ीरोज़ जो आपने देखे हैं, ये बेसिकली वो वैल्यू है जिसको हमने 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 करके लिखा था, सही है, शॉर्ट करने के लिए। सबको प्रोसेस हुआ थोड़ा दिमाग के अंदर? थम्स अप।
ओके गुड, नॉफल थम्स अप। ठीक है। नाउ अब अगर हम देखें तो हमने बेसिकली क्या निकाला है, हमने निकाला है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं जी? इतने एटम्स हैं। अब इनको ज़रा काउंट करते हैं। ये हो गया यूनिट, ये हो गया 10, ये हो गया 100, फिर ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 100,000, फिर ये हो गया मिलियन, फिर ये हो गया 10 मिलियन, फिर ये हो गया 100 मिलियन, ये हो गया बिलियन, ये हो गया 10 बिलियन, ये हो गया 100 बिलियन। फिर इस तरीके से चलते 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 ये पूरा एरिया भी बाकी है, और उसके बाद ये नंबर्स भी हैं। इतने एटम्स मिल के बनाएंगे, इतने सारे एटम मिल के बनाएंगे 1 ग्राम। तो तुम मुझे बताओ कि हम एटम को ग्राम के अंदर या किलोग्राम में कैसे ही मेजर करेंगे जब इतने सारे मिल के बना रहे हैं 1 ग्राम, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब मैंने तुम्हें 2 चीज़ें समझा दी। एक चीज़ तो मैंने समझा दी कि मास ग्राम को, एटम को हम ग्राम में क्यों मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा मैंने समझा दिया मोल, जबकि अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन तुम लोगों को एक छोटी सी वो मिल गई, हेड्स अप मिल गया कि मोल होता क्या है। सही है चीज़। तो बेसिकली हम इसी नंबर को ना, इसी नंबर को डज़न की जगह मोल भी कहते हैं। जैसे 12 को हम डज़न कहते हैं, वैसे इसको मोल भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तुम लोग रोगे तो ज़रा मज़ा आएगा। ओके, इसको किया हमने डिलीट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब सबको समझ में आ गया होगा कि किलोग्राम्स और ग्राम्स के अंदर एटम मेजर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट इज़ लाइक प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। 1 रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब हमने ना एक स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे 1 किलो जो होता है, राइट, हमने उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया 1 किलो का वेट, ठीक है। अब हम उस वेट को तराजू पे रखेंगे, और उस तराजू के इस साइड पे हम रखेंगे कोई भी चीज़ जिसका हमें वेट नहीं पता। ये मैं बना रहा हूँ बैलेंस, बड़ा खौफनाक लग रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये 1 kg है, और यहाँ पे 5 आलू हैं, 5 आलू, ठीक है। अब साइज़ के हिसाब से यहाँ पे 10 आलू भी 1 किलो के बराबर हो सकते हैं, और हो सकता है एक ही आलू इतना बड़ा हो कि 2 आलू 1 किलो के बराबर हो जाएं, ठीक है। आम के साथ ऐसा ही होता है ना, जब हम आम लेने जाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि 2 आम जो होते हैं ना, यार आम तो अच्छा बनाया मैंने, 2 आम जो होते हैं वो बेसिकली 1 किलो के बराबर हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें 5 आम मिल जाते हैं 1 किलो के बराबर। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया मेजर करने के लिए एटम्स को, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्या है अभी हम पढ़ते हैं आगे, क्योंकि हम लोग किलोग्राम्स और ग्राम्स तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। All other elements are measured relative to the mass of carbon 12, so relative atomic mass has no units. खैर इसको आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ relative atomic mass of 1, meaning that 12 atoms of hydrogen would have exactly the same mass as 1 carbon atom. अब कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम, हमने उसको एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया, ठीक है, एज अ स्टैंडर्ड। तो मतलब ये हुआ कि एक जो कार्बन आटम होता है वो बराबर होता है 12, ठीक है। और एक हाइड्रोजन जो होता है, एक हाइड्रोजन, अगर वैसे 12 होंगे ना, मतलब कार्बन के रिलेटिव एटॉमिक मास तक पहुंचने के लिए हमें 12 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ 12, ठीक है। लेकिन हमें हाइड्रोजन को इसके बराबर करने के लिए 12 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। जैसे हमें 1 किलो के लिए 5 आम चाहिए, ठीक है, 5 मैंगोस। वैसे ही हमको यहाँ पर 12 इस नंबर के लिए, जो कि सिंगल हम बात कर रहे हैं एक कार्बन एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास की, उसके हिसाब से हमें 12 हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए होंगे जो बराबर होंगे कार्बन के 1 एटम के, ठीक है। थोड़ा घिचपिच हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं। नाउ इन इजी वर्ड्स,
एक कार्बन का एटम, सही है, और हाइड्रोजन का 12 एटम, ये हैं इक्वल, ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इस बैलेंस के ऊपर इस साइड पे, यार बैलेंस कैसे बनता है, कुछ ऐसे करके बनता है बैलेंस, बैलेंस के इस साइड पे कार्बन रखूँ, कार्बन का एक एटम रखूँ, ठीक है, और इस साइड पे हाइड्रोजन के 12 एटम्स रखूँ, तो जाके ये बैलेंस होगा रिलेटिव एटॉमिक मास के हिसाब से, सही है। अगर मैं यहाँ पर 12 की जगह 10 रखूँगा हाइड्रोजन के एटम्स, तो ये वाला नीचे चले जाएगा क्योंकि ये हैवी हो जाएगा व्हेन कंपेयर टू हाइड्रोजन के 10 एटम्स, ठीक है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? थम्स अप, ठीक है, थम्स अप। नौफल, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सपोज इफ़ वी हैव हीलियम, तो हमें हीलियम कितने चाहिए होंगे कि हम एक कार्बन एटम को इक्वल कर सकें, एक कार्बन एटम को इक्वल कर सकें। चैट में जल्दी से लिखो, बताओ ज़रा कितने एटम चाहिए होंगे हमको हीलियम के। हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो होगा, चलो ये भी तुम बताओ, गेस करो पहले, चलो उसके बाद मैं बताऊँगा। हमें कितने हीलियम के एटम चाहिए होंगे एक कार्बन एटम को बराबर करने के लिए, बताओ जी। तीन, गुड, बिल्कुल, शाबाश। हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो है 4.003, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 4 समझ लो उसको। तो हमें चाहिए होंगे 3 हीलियम के एटम्स ताकि हम बैलेंस आउट कर सकें कार्बन के एक एटम को। बात समझ में आ गई? तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने कार्बन को, कहाँ गया कार्बन, कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया, जैसे हम 1 किलो के वेट को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते थे जिसमें 1000 ग्राम होते थे, ठीक है जी। वो हमने क्यों किया, हम जब आइसोटोप्स पढ़ेंगे तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अब ये समझ लो कि एटम जो है उनको हम वेट नहीं कर सकते सिंस, क्योंकि दे आर सो टाइनी, और उनमें ग्राम्स और किलोग्राम्स यूज़ किया नहीं जा सकता, बेवकूफ़ी हो जाएगी वो। ओके जी। सो टेबल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? प्रोटॉन जो है उसका रिलेटिव मास 1 होता है, चार्ज +1 का होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उसका रिलेटिव मास भी 1 होता है, चार्ज उसके ऊपर 0 होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन जो है उसका रिलेटिव मास होता है 1/1840, मतलब दिस इज़ लाइक नेग्लिजिबल, इक्वल टू नन, सही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ से मूव भी करता है, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1 का, ठीक है जी। ये वैसे याद करना नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा देख लेना तो अच्छा ही रहेगा। ऊपर वाला तो आसान है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन की जहाँ तक बात है उसका इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा भी है, नोइंग द एग्जैक्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट इन दी स्पेसिफिकेशंस एंड सेइंग इट इज़ ऑलमोस्ट नथिंग और नेग्लिजिबल विल बी सफिशेंट. It does, however, sometimes appear in the particle identification questions, but you can usually deduce that that it is the electron from the other information in the question. तो मतलब it is not like important to remember the value of electrons का mass, but yeah, एक दफ़ा देख लो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. It's 1/1840, ये है इसका मास. इसको डिवाइड कर लोगे आंसर आ जाएगा. अच्छा जी, डिफाइनिंग प्रोटॉन नंबर. Now, atomic number or proton number is the number of protons in the nucleus of an atom. एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने वो होते हैं ना प्रोटॉन्स, जैसे लेट सपोज हमारे पास ये जो हैं कलर्ड वाले रेड वो हैं न्यूट्रॉन्स, और हमारे पास ये 3 जो हैं ये हैं प्रोटॉन्स. तो हम इसको बोलेंगे कि इसका प्रोटॉन नंबर है 3, सही है. इसमें 3 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर. तो द सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर इज़ Z. हम प्रोटॉन नंबर
यूज़ नहीं करते, हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, मतलब एटम का नंबर। और एटम का नंबर क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन किसी के एटम की भी ना वो होती है उसके प्रोटॉन से ही, न्यूट्रॉन से उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ना उसके इलेक्ट्रॉन से होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किसी भी एटम की होती है उसके प्रोटॉन से। अगर लेट सपोज हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, सही है, और उसका प्रोटॉन बढ़ के 2 हो जाते हैं, तो इसका मतलब उसने अपना एलिमेंट चेंज कर लिया, अब वो हाइड्रोजन नहीं रहा, अब वो हीलियम बन गया है। सिमिलरली अगर हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन थे और वो चेंज होके 3 हो जाते हैं, तो उसका मतलब हीलियम अब हीलियम नहीं रहा, वो अब लिथियम बन गया है, ठीक है। हाउएवर अगर न्यूट्रॉन चेंज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं तो उसका डिफरेंट केस है। अगर हाइड्रोजन जो था उसने अपने न्यूट्रॉन बढ़ा लिए, लेट सपोज 2 कर लिए, तो ये फिर भी हाइड्रोजन ही रहेगा, इसको सिर्फ हम बोलेंगे हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ये, ठीक है। सेम गोज़ फॉर दिस, अगर लेट सपोज कार्बन है, कार्बन के अंदर 12 वो होते हैं, टोटल लाइक कार्बन का 12 है एटॉमिक मास, तो अगर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, अगर कार्बन ने अपना प्रोटॉन नंबर चेंज किया तो कार्बन कार्बन नहीं रहेगा, लेकिन अगर कार्बन ने अपना न्यूट्रॉन नंबर चेंज किया और लेट सपोज ये हो गया ज़्यादा, ये हो गया 7, तब भी ये कार्बन ही कहलाएगा, लेकिन ये कार्बन का एक आइसोटोप बन जाएगा, और आइसोटोप इज़ बेसिकली अ वेरिएंट, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी अगर लूज़ हो या गेन हो, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ द प्रोटॉन नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसीलिए हम इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन इज़ द फेस ऑफ द एटम। ये होता है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन जो करता है एटम की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। आगे बढ़ता है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे मास नंबर, सही है, पहले हम चाहिए पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रियल आटम एंड डिटर्मिन्स द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन सबसे पहला वाला है, तो उसके ऊपर 1 है, 1 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। फिर हीलियम है, हीलियम के ऊपर 2 है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें 2 वो हैं, 2 प्रोटॉन हैं। फिर लिथियम जो है वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर 3 में आता है, इसका नंबर भी 3 है, तो ये इसका प्रोटॉन नंबर है, ये एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं इसको आप, और इसको जी भी कह सकते हैं, ये देखो ये सिंबल इसका। तो इसका फॉर्मूला भी होता है बेसिकली A=Zen + Z+N, सही, ये फॉर्मूला है बेसिकली, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये क्योंकि न्यूट्रॉन है, सही है, और ये जो है ये प्रोटॉन है, तो ये दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं क्या, ये जो कि है एटॉमिक मास। फॉर्मूला बेसिकली कुछ होता नहीं है, फॉर्मूला एक डेफिनेशन होती है इन 2 लेटर्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, इट्स सिंपल कि एटॉमिक मास बनता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ये हम आगे प्रैक्टिस में जब करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। और ओके, अब डिफाइनिंग अ मास नंबर, द न्यूक्लियर नंबर और मास नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आटम। अब तक ये चीज़ रट्टा लग गई होगी, आई नो दैट। द सिंबल फॉर न्यूक्लियर नंबर इज़ ए, जैसा हमने देखा, द न्यूक्लियर नंबर माइनस द प्रोटॉन नंबर्स गिव यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जाहिर सी बात है अगर मैं कह रहा हूँ कि A=Z+N, ठीक है, जहाँ पर A जो है वो है एटॉमिक मास। मास कैसे, क्योंकि हम लोग दोनों कलेक्टिवली इसको काउंट कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास, या फिर हम इसको बोलें न्यूक्लियॉन नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास बोलें या हम इसको बोलें न्यूक्लियॉन नंबर। जब आपके पास ये वैल्यू गिवन होगी ना, जैसे न्यूक्लियॉन नंबर है 12, ठीक है, Z जो है आपके पास 6 है और N जो है वो कुछ नहीं है, और आपको ये निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे ये प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आप करेंगे 12 - 6 = N, तो आंसर आ जाएगा 6, मतलब N की वैल्यू जो है वो 6 है, सही है, इजी पीजी। अगर लेट सपोज आपके पास आ रहा है 13 एटॉमिक मास, ठीक है, और आपके पास आ रहा है Z, आपके पास आ रहा है, 1 मिनट रुको, इसको मिटा के सही से लिखता हूँ। अगर आपके पास आ रहा है 6Z
और आपसे पूछ रहे हैं एन निकालो और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो इसको फटाफट से कौन करके दिखाएगा? फातिमा एंड नौफल बोथ। सिंपल है। दोनों फटाफट टाइप करें। ओके गुड, परफेक्ट, ज़बरदस्त, यस एग्जैक्टली। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने सिंपली इसको लिया, फॉर्मूले पुट कर दिया, ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन, जहाँ पर हमारे पास 13 जो था वो ए की जगह आ गया और जेड जो था उसकी जगह 6 डाल दिया एंड एन जो है ऐसे ही रहने दिया। जब ये दोनों आपस में माइनस हो गए तो हमारे पास क्या बचा, 7 इक्वल्स टू एन। तो 7 एन हो गया। इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन था तो इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास 6। ये हो गया सिंपल सा आंसर और यहाँ पे आपने 1 मार्क अचीव कर लिया। सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी शोन यूजिंग द एटॉमिक नोटेशन। नोटेशन क्या होती है आगे देखते हैं। द पीरियोडिक टेबल शोज द एलिमेंट टुगेदर विद देयर एटॉमिक प्रोटॉन नंबर एट द टॉप एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास एट द बॉटम। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास नंबर, ठीक है, ये डिफरेंस है रिलेटिव एटॉमिक मास में और मास नंबर में डिफरेंस है। बट फॉर योर एग्जाम यू कैन यूज़ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एज द मास नंबर विद द एक्सेप्शन ऑफ क्लोरीन। क्यों, आगे पढ़ेंगे, वैसे भी तुम लोगों ने एलर्स में रोना है फिर। ओके, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ये हमने अभी देख लिया कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब Z प्लस N, ये है मास नंबर। सही है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज़ दिस, Z मतलब प्रोटॉन। सही है। एंड केमिकल सिंबल तो मतलब जो भी यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन लगा लो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, डजेंट मैटर, केमिकल सिंबल यहाँ पे होता है। सही है। तो अब इसका सिंपल सा हैक बता रहा हूँ मैं। बड़ा नंबर जो होगा ना, द बिग नंबर विल ऑलवेज बी दी ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन, मतलब ये होगा वो एटॉमिक मास होगा। बड़ा नंबर हमेशा एटॉमिक मास होगा क्योंकि इट इज़ लॉजिकल कि एटॉमिक मास के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे। और जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा छोटा होगा, इट विल बी द स्मॉल वन, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे होंगे हम। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, सही है, छोटा नंबर जो है हमारे पास वो हो गया हमारे पास प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। अगेन मैं इसको नंबर बोल रहा हूँ, याद रखना है बात कि एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास जो है वो ये है, ये हो गया हमारे पास एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर न्यूक्लियॉन नंबर। आई हेट सेइंग दिस, न्यूक्लियॉन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ए आ गया और इक्वल्स टू ये जो है ये आपका Z बन गया एंड आपका N तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आपने 12 इधर रखा, आपने Z की जगह 6 रखा और प्लस N ऐसे ही रहने दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 12 माइनस 6 इक्वल्स टू N, 6 इक्वल्स टू N। एंड क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन एज वेल, सिंपल। ओके अच्छा, both the atomic number and the relative atomic number which you can use as the same mass number are given on the periodic table, but it can be easily but you can but it is easy to confuse them, ठीक है। जैसे think mass equals to massive, as the mass number is always the bigger than of the two numbers, the other smaller one is thus the atomic proton number, beware that some periodic table shows the number other way around। ये बात याद रखना, कभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमारे पास 6, नीचे लिखा होगा 12, ऊपर लिखा होगा 6 और कार्बन ऐसा बना होगा, ऐसे भी होता है। लेकिन हमने सिर्फ याद रखना है कि स्मॉल वाला जो है, जो छोटा वाला है वो प्रोटॉन है और जो बड़ा वाला है वो हमारे पास मास नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, फाइंडिंग द प्रोटॉन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम एंड आयन। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन आयन atom on iron determines which element it is, ठीक है। therefore all atoms and ions of the same element have the same number of proton, atomic number,
इन द न्यूक्लियस। लिथियम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 3, मतलब 3 प्रोटॉन्स, वेयर एज बेरिलियम उसका 4 है, तो मतलब 4 प्रोटॉन्स। ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू द एटॉमिक प्रोटॉन नंबर। तो जैसे हमने देखा था ऊपर हमारे पास कार्बन था, उसमें 6 थे, तो मतलब 6 प्रोटॉन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन्स ऑफ एन अननोन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इट्स मास नंबर एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। मास नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन। फॉर्मूला बन गया ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, आप इसको इधर ले जाएं और इसको आप इधर ले आएँ। ठीक है। तो मास नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से माइनस हो जाएगा, विच विल गिव यू जेड। ठीक है। फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एन आटम इज़ न्यूट्रल एंड देयरफॉर हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो न्यूट्रल है। अगर एटम के ऊपर अगर एटम के अंदर 6 प्रोटॉन हो और 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर हम माइनस करके देखें ना, 7 माइनस 6, इन दिस केस हमारे पास हो रहा है 6 माइनस 7, तो हमारे पास -1 बचेगा, विच इज़ अ चार्ज, कि ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, दिस इज़ एक्स्ट्रा। सही है, जिसकी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं हो रहा। ठीक है। इसकी ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज्ड पार्टिकल है, इसको हम आयन भी कहते हैं। सही है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, दिस इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सही है जी। ओके। आगे बढ़ते हैं। द फाइंडिंग द न्यूट्रॉन्स, द मास एंड एटॉमिक नंबर्स कैन बी यूज टू फाइंड द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, आयन एंड एटम्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस, वही चीज़ सेम रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया इसमें। ओके। नाउ मेरे ख्याल से ये हमें तो करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। तो हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वी कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 2 वेज। नंबर 1 इज़ यूजिंग अ डायग्राम। सही है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम्स, और बाय राइटिंग आउट अ स्पेशल नोटेशन कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये 2 चीज़ें हैं, इनको कन्फ्यूज़ ना करना कभी। कन्फिग्रेशन में आप लिखते हैं, इट्स रिटन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शेल डायग्राम में आप ड्रॉ करते हैं, यू ड्रॉ। सही है। नीचे भी एग्जाम्पल देखेंगे इसके हम इंशाल्लाह। ओके। सो और बाय राइटिंग आउट अ स्पेशल नोटेशन कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके नाम हैं। मतलब हम कुछ तरीके कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी होता है, या फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, जो कि एक एटम में हो रही होती है। नाउ इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम्स, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस इन शेल, और एनर्जी लेवल्स, ये क्यों कहा जाता है ये हम पढ़ेंगे। एंड ईच शेल हैज़ अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। ठीक है। लेट सपोज अगर हमारे पास 2 शेल हैं, ठीक है, तो एक शेल है पहला, एंड देन सेकंड वाला है दूसरा। वाओ, क्या बात है, यूरिका मोमेंट। तो पहले के पास अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है, और दूसरे के पास बिल्कुल अलग एनर्जी लेवल्स होंगे। सही है जी। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं बाद में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल उसको रट्टा मार लो। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना थर्ड शेल, तो थर्ड शेल के पास फिर और ज़्यादा एनर्जी लेवल्स होंगे। एंड सो ऑन, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 4th, 5th, 6th, 7th, इसी तरीके से एनर्जी लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ओके। द फर्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द मोर एनर्जी अ शेल हैज़। ठीक है, क्योंकि अब शेल बढ़ रहे हैं तो एनर्जी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो न्यूक्लियस से अवे है। नाउ व्हेन अ शेल becomes full of electrons, additional electrons have to be added to the next shell। अब ये शेल क्या चीज़ है, मतलब क्या लिटरली कोई शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट कर रहे होते हैं, या कोई रोड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं? नहीं, शेल से मुराद बेसिकली, इसको आसान करके शेल बताया गया, बेसिकली ये होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? लेट्स सपोज ये एक एटम का बीच का न्यूक्लियस है, ठीक है,
तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस एरिया में, ठीक है, इस शेडेड एरिया में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। देन हमारे पास बीच में थोड़ा सा गैप आता है, एंड देन ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये जो कलर्ड एरिया है, जो मैं कलर कर रहा हूँ बैठ कर, ठीक है जी। और इसी तरीके से हमारे जो शेल्स हैं ना वो बढ़ते रहते हैं। तो हमने उनको शेल्स का नाम दे दिया, हमने उनको एक सिंगल सी लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। बेसिकली वो एक रेंज होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने तेज़ घूमते हैं, हमने उनको आज तक देखा नहीं है। सही है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट शेल, एंड वी कैन से कि दिस इज़ द सेकंड शेल। और ये है बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ भी रोटेट कर रहा हो सकता है। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। कैसे? ये इस तरीके से रोटेट करेगा, मतलब इस तरीके से घूमेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी घूम सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी घूम सकता है। इट डिपेंड्स, क्योंकि हमने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है। तो ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक है। लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा, ये इसकी रेंज है, इस इलेक्ट्रॉन की रेंज ये है, ठीक है जी। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, ये इसके ऊपर से यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, और यहाँ से भी ऐसे जा सकता है। लेकिन ये पूरी इसकी रेंज है, इस रेंज से आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, ठीक है। जा सकता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी। इसके पास अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो उससे ज़्यादा होगी, यहाँ मूव कर रहा है तो उससे भी ज़्यादा, और यहाँ मूव कर रहा है तो इस पूरी रेंज में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इस पॉइंट पे होगी, ठीक है। सेम गोज़ फॉर हेयर, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास इन सब से ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, इस ट्रैक की जगह इस वाले ट्रैक पर है, तो यहाँ पर एनर्जी जो होगी इस वाले इलेक्ट्रॉन की, वो इस पोजीशन से ज़्यादा होने वाली है। सिमिलरली करते करते ये जो लास्ट एरिया ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास व्हेन कंपेयर टू दीज लोकेशंस, ठीक है। ये रेंज का आखिरी एरिया है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? थम्स अप। ज़्यादा तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया? ओके, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, तो ये मैंने हल्का सा तुम लोगों को एनर्जी लेवल समझाया, इसमें और भी डेप्थ है, लेकिन फ़िलहाल हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसको नहीं छेड़ने वाले, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है हमने देख लिया, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड काम कैसे करता है ये भी हमने देख लिया। ये मैंने बहुत प्यारी बनाई है, इसलिए मैं इसको मिटाने वाला नहीं हूँ। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। द फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी अ शेल हैज़। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शेल की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन फिल द क्लोजेस्ट शेल टू द न्यूक्लियस, देन दे मूव टू अनदर शेल। बीच में रेंज आती है ये वाली, और फिर दे मूव टू अनदर लोकेशन, जहाँ पे वो अपने न्यूक्लियस को वो करना शुरू हो जाते हैं, रिवॉल्व अराउंड करना शुरू हो जाता है। When a shell becomes full of electrons, additional electrons have to be added to the next shell. The first shell can only hold 2 electrons. The second shell can hold 8 electrons. For this course, a simplified model, remember, this is not the actual model, it's a simplified model that you are going to use, is used that suggests that the third shell can only hold up to 8 electrons. ठीक है, आप लोग अभी फ़िलहाल ये समझेंगे, लेकिन इसको आप लोग बिल्कुल पत्थर पे रकीर मत समझिएगा, क्योंकि हम ए लेवल्स में इसके बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो इस कोर्स के लिए हम लोग सिंपली ये समझेंगे कि अब जो वो है ना थर्ड शेल, वो 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, और जो फर्स्ट शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, ठीक है। एंड थर्ड शेल से आगे जितने भी हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे आपके लिए। ओके, फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, वंस द थर्ड शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्थ शेल बिगिन्स टू फिल। सही है। नाउ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस। क्या कहते हैं उसको? वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास जो है वो है लिथियम का
इलेक्ट्रॉन डायग्राम, ठीक है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन की शेल डायग्राम है ये, इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जी इसकी? कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाएंगे तो वो ये होगी, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2, आखिरी शेल में 1, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि रिटन फॉर्म में कॉन्फ़िग, ठीक है। तो क्या आपने पढ़ा था कि द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड द वैलेंस शेल। तो इस लिथियम का ये वाला शेल जो होगा ये कहलाएगा वैलेंस शेल, ठीक है जी, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल है, इसके बाद कोई शेल नहीं है लिथियम के पास। ओके, एंड एन एटम इज़ मच मोर स्टेबल इफ़ इट कैन मैनेज टू कम्प्लीटली फिल द शेल विद इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जो ये वाला शेल है, ऑब्वियसली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 8। इसके पास कितने हैं? इसके पास हैं 1। तो अब ये तो बहुत ही दूर है, राइट। इसे अचीव करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए 7 और इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो इसके पास नहीं है, तो इवेंचुअली ये इसको गिव अप कर देगा। वो हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं यार। आई हेट टू रिमूव दिस ड्राइंग, बट खैर मिटानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे बाद में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने देख लिया कि जो पहला शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, और जो सेकंड शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। फॉर दिस कोर्स हम लोग सिंप्लीफाइड मॉडल यूज़ करेंगे, जिसके अंदर थर्ड शेल, फोर्थ शेल, सारे शेल जो हैं वो 8 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करने वाले। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। द आउटर मोस्ट शेल इज़ कॉल्ड वैलेंस शेल, और एटम तब स्टेबल होता है जब वो अपने सारे शेल्स को कम्प्लीटली फिल कर दे। अगर 2 हैं, शुरुआत का फर्स्ट शेल है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम लोग उसको स्टेबल मानेंगे। बाकी सारों में 8 होंगे तो स्टेबल मानेंगे, वरना बोलेंगे नहीं तो स्टेबल नहीं है, और पैसे कमा। ओके, तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये देखो, ईच इलेक्ट्रॉन शेल कैन अकोमोडेट अ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, एंड सो ऑन, सबके 8 ही होंगे। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन यूजिंग नंबर्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहते हैं। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग इलेक्ट्रॉन शेल्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in each electron shell can be written down separately by commas. This notation is called electronic configuration or electronic structure. कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स के पहले 2 में दो पहले शेल के अंदर 2 होंगे, बाकी में 4 होंगे, तो ये हो जाएगा 2,4। सी, आई वॉज राइट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन फॉर आयंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, a sodium ion has lost 1 electron, therefore has 10 electrons. तो कोवेलेंट बॉन्ड था, बेसिकली बाद में पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन खैर लेट सपोज सोडियम था, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, और उसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 10 रह गए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फिर 2, 8। पहले था रेजर कहाँ गया, पहले था हमारे पास 2, 8 एंड 1, तो जब ये 1 चला गया छोड़ के, तो बचा हमारे पास 2, 8 फॉर सोडियम। सही है जी। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक दफ़ा देख लो। हाइड्रोजन का 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, हीलियम का 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, लिथियम का 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2,1। सही है, इट्स लाइक बेसिक कॉमन सेंस। ऑल द वे अप टू कैल्शियम, जिसके अंदर 20 होते हैं, तो पहले शेल में ऑब्वियसली 2 होंगे, बाकी में 8, ये हो गए 10, ठीक है। देन उसके बाद 8, तो ये हो गया 18, एंड देन आखिर में 2, तो ये हो गए पूरे 20। नोट, ऑल्दो द थर्ड शेल कैन होल्ड अप टू 18 इलेक्ट्रॉन, द फिलिंग ऑफ द शेल फॉलोज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न आफ्टर पोटेशियम एंड कैल्शियम। फॉर दीज 2 एलिमेंट्स द थर्ड शेल होल्ड्स अप टू 8 एंड द remaining electrons for the reasons of stability occupy the fourth shell first before the filling the third shell। मतलब फ़िलहाल तुम लोग ये समझो कि हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि थर्ड शेल भी होल्ड करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। Positively charged ion are formed when an atom loses electrons. Negatively charged ions are formed when an atom gains electrons। ठीक है, जब एक एटम
किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। वाई? फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम था, ठीक है, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, तो हमको पता है कि 11 प्रोटॉन का मतलब हुआ 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है, राइट, तो क्या बन जाएंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। सही है। तो व्हेन वी माइनस 11 फ्रॉम 10, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव था, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस में बचेगा। दिस इज़ अ प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे कि सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है। दिस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन। सही है। जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा ना एक, वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो Cl लेट सपोज, ठीक है, Cl के पास 17 होते हैं प्रोटॉन और 17 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। Cl को स्टेबिलिटी के लिए चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2, फिर 8, ये हो गए 10। आखिरी वाले शेल में 7 होते हैं, अगर एक और मिल जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो उसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, ये गया टू Cl। सही है। जब ये चला गया तो Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आखिरी शेल में भी, तो यहाँ पे हम कर देंगे 18। तो 17 माइनस 18 इक्वल्स टू -1, इसीलिए ये बना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव आयन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव आयन। सही है जी। तो पॉजिटिव क्यों बना? क्योंकि सोडियम ने अपना एक्स्ट्रा दे दिया, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया एटम के अंदर। और नेगेटिव क्यों बना? क्योंकि क्लोरीन ने ले लिया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उसके एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया जिसको प्रोटॉन नहीं खींच रहा था, राइट। उसको मतलब उसको खींचने के लिए एक डेडिकेटेड प्रोटॉन नहीं था, तो इसलिए उस पर +1 का चार्ज आ गया, -1 का चार्ज आ गया, तो न्यूट्रल नहीं रहा। सही है जी। अगर इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा तो -1 का चार्ज या -2 का चार्ज या -3 का चार्ज लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा किसी एटम के अंदर तो प्लस का चार्ज लगेगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला। द साइज ऑफ द चार्ज इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन लॉस्ट और गेंड। सही है। साइज ऑफ द चार्ज जो मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के ऊपर +2 है या फिर +3 है, मतलब 3+ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। इसका मतलब हुआ यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। और किसी के ऊपर 2- है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर 3 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। सही है जी, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। अच्छा, टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन आयन, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द एटम। सही है। आइडेंटिफाई whether it has lost or gained electrons from its charge, add or remove electron depending on the charge। अब ये करके देख लेंगे। ठीक है जी। For example, give the electronic configuration of magnesium ion M2+। सही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, और हम इसको जब जूम करके देखेंगे तो हमें नज़र आएगा मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम के ऊपर 12 इसका एटॉमिक नंबर है, विच मीन्स कि इसके 12 प्रोटॉन्स हैं एंड 12 ही इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। सही है। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि गिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द मैग्नीशियम आयन 2+। तो अगर हम नॉर्मल की देखें ना, तो नॉर्मल क्या हो गया हमारी पास 2, 8, ये हो गया 10 एंड देन 2, ये हो गई एक नॉर्मल मैग्नीशियम आटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे 2+ का चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, लाइक इसने डोनेट कर दिया टू क्लोरीन। सही है। तो इसकी कन्फिगरेशन क्या बनेगी 2, 8, ख़त्म बात, सिंपल। ये हो गया हमारे पास आयन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, आंसर आ गया आपके पास। सही है जी। किधर इसका आंसर यहाँ पे लिखा होगा? सही, आई एम टू स्मार्ट। ओके, नंबर 2, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द क्लोरीन आयन Cl-। अब Cl-, तो क्लोरीन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, एज यू कैन सी हेयर
ये रहा, ठीक है, 17, दिस इज़ द एटॉमिक नंबर। तो 17 प्रोटॉन मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स अगर Cl के ऊपर एक माइनस का साइन है तो हमें पता है किसी नंबर के साथ अगर कुछ भी नहीं होता, वो किसी भी लेटर के साथ, किसी साइन के साथ कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर एक 1 ज़रूर मौजूद होता है, तभी वो साइन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, इट्स 1 साइन। तो प्लस हो या माइनस हो, अगर कोई नंबर नहीं है या कोई लेटर है, कोई नंबर नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि ये 1 तो है ही, इट इज़ 1, राइट, तभी तो वो है, इट्स अ सिंगल थिंग। तो क्लोरीन के ऊपर -1 माइनस का चार्ज है, सही है, विच मीन्स के यहाँ से एक माइनस हुआ है या यहाँ पर एक प्लस हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, पहले जो था उसका ये था 2, 8, 10 एंड देन 7, ये था एक नॉर्मल क्लोरीन आटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर -1 लगा हुआ है, विच मीन्स के इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हमारे पास हो जाएगा 2, 8 एंड देन 8, ये हो गया हमारे पास आयन का, ये है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। सही जी। तो आपने बेसिकली देखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, इतना मेस अभी मिट जाएगा ये सब। नहीं, ऐसे जाएगा, ओके परफेक्ट। अच्छा जी, नाउ एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, you need to be able to write the electronic configuration for the first 20 elements and their ions। जैसे मैंने बता दिया, एक तरीका समझा दिया, उस तरीके से लिखना, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, periodic table तुम लोगों को वैसे ही मिलेगा। यू मे सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूजिंग फुल स्टॉप्स, ठीक है, और प्लस साइंस इंस्टेड ऑफ कॉमास, ठीक है। यू वुड नॉट बी पीनलाइज फॉर यूजिंग फुल स्टॉप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, electronic shells and the periodic table, there is a clear relationship between the electronic configuration and how the periodic table is designed. Yes, there is. The number of the notation in the electronic configuration will show you the number of occupied shells of electrons the atom has, showing the period in which that element is in। अभी पढ़ते हैं इसको सही से। Last notation shows the number of the outer electrons the atom has, showing the group that element is in, for example, for elements group 1 till group 7, element in the same group have the same number of outer shell electrons। क्या इन्होंने डायग्राम दी हुई है? यस, दी हुई है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगी ये चीज़। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर क्लोरीन, सही है, नंबर ऑफ नोटेशंस कितने हैं, 1 2 3, सही है जी। नाउ लास्ट नोटेशन क्या है, 7 है। पीरियड, द रेड नंबर एट द टॉप बॉटम shows the number of notations, which is 3, showing that a chlorine atom has 3 occupied shell of electrons and is in 3 period। नीचे आ जाओ। The group, the final notation, which is 7 in the example, shows the chlorine has 7 outer electrons in the group 7। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली हैं, सही है, जिससे तुम्हें दो चीज़ें पता चलेंगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैंने एक बार पढ़ दिया जस्ट फॉर सेक ऑफ रीडिंग इट। दो चीज़ें क्या पता चलेंगी, पहली चीज़ पता चलेगी आपको कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड आपको पता चलेगा कि इसके टोटल शेल कितने आपने बनाने हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देख के आपको ये दो चीज़ें पता चलेंगी अबाउट दी एटम। क्या पता चलेगा कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके टोटल शेल्स तुम्हें कितने बनाने पड़ेंगे टू मेक दिस एटम की डायग्राम, सही है। अब देखो, अब समझो इसे एग्जाम्पल से, सही है। दो चीज़ें हैं, ग्रुप, पीरियड, ठीक है जी। ग्रुप जो होगा वो आपको ये चीज़ें बताएगा, 1 2
3 4 5 6 7 एंड 8। सही है। एंड पीरियड जो होगा आपको बताएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इस सब गंदगी को मिटाता हूँ मैं ज़रा। ओके जी, नाउ द ग्रुप इज़ बेसिकली हेयर टू टेल यू कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बोरॉन में 3, और ये पूरी रो में 3 बचेंगे। ठीक है, इधर भी इस पूरी रो में 3 बचेंगे, एंड इधर भी इस पूरी रो में 3 ही बचेंगे आखिर के शेल में। ऑल द वे अप टू दिस, यहाँ पर सबकी आखिर रो में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विच मेक्स देम स्टेबल। यकीन नहीं आ रहा? प्रूफ करते हैं अभी थोड़ी देर में। नाउ पीरियड क्या है? पीरियड आपको बताएगा कि आपको एक एटम को बनाने के लिए कितने शेल्स रिक्वायर्ड होंगे किसी की डायग्राम बनाने के लिए एटम की। तो आपको एक शेल रिक्वायर होगा फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर हीलियम। आपको 2 शेल रिक्वायर होंगे फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। देन फिर आपको 3 शेल रिक्वायर होंगे फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है जी। सिमिलरली आपको 4 शेल रिक्वायर होंगे फॉर पोटाशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। सही है जी, ये बहुत गंदे गंदे नाम है, आई हेट देम। आगे बढ़ते हैं। अब यकीन वाला फैक्टर। अब हम लोग कोई भी रैंडम उठाते हैं। सही है जी, या थोड़ा छोटा बताना। तुम लोग कोई भी रैंडम एक पिक कर लो यहाँ से एलिमेंट, फिर मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बस एक कोई छोटा उठाना ताकि ज़्यादा ख्वाही ना करनी पड़े। ए एल करते हैं हम लोग। ए एल के अंदर हम देख सकते हैं कि 3 हमारे पास लास्ट में बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ए एल जो है वो 3 शेल्स रिक्वायर करेगा। ठीक है, बना के देखते हैं जी। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ए एल जो है उसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है, तो ये हो गया आपके पास ए एल, फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल। यस आई नो बहुत बड़ा है। खैर ओके, फर्स्ट शेल में डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एज यूजुअल, 1 2, फिर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिर में हमने डाल दिए कुछ भी, मतलब कैलकुलेट कर बगैर सिंपली डाल दो बस, 1 2 एंड 3। सही है, अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एंड हियर यू गॉट इट। 13 इलेक्ट्रॉन्स 3 शेल्स के अंदर विदाउट काउंटिंग, कुछ भी करे बगैर, बस स्ट्रेट अप बना दिया। क्यों? क्योंकि आपको ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में पता था कि ग्रुप्स जो होते हैं वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। ठीक है, और पीरियड्स जो हैं वो आपको टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स बता रहे हैं कितने बनाने हैं। तो आइंदा जब पेपर के अंदर ऐसा कुछ आएगा तो कोई नहीं घबराएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब सबके साथ यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ डिफरेंट होगा। अगर हम हीलियम की एग्जांपल लें तो बस हीलियम के अंदर हाँ ये है कि ये एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में ना, साइंस में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। तो हीलियम के अंदर बेसिकली 2 होते हैं, हीलियम के अलावा बाकी सब में 2 ही हैं। सही है, तो ये कन्फ्यूजन मत आना। ये 8 जो है रिप्रेजेंट, ज़ाहिर सी बातें करना पड़ा हमको, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने ज़ाहिर सी बात है बस इसके लिए, सिर्फ इस चीज़ के लिए हम पूरा पीरियोडिक टेबल चेंज नहीं कर सकते। तो हीलियम के अलावा अगर हम नियॉन को देखें तो नियॉन के पास आखिरी शेल में 8 ही होंगे, और नियॉन जो होगा वो 2 उसमें बन जाएगा, 2 शेल्स में। इसका मतलब ये हुआ कि नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बना के देख लेते हैं। नियॉन 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देख लो पचाकर, ये रहा नियॉन, दिस इज़ नियॉन। ठीक है, और इस नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन ही हैं, क्योंकि हमारे पास 10 प्रोटॉन है। सही है जी, ओके बस अब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। इन मोस्ट एटम्स द आउटर मोस्ट शेल इज़ नॉट फुल, and therefore these atoms react with other atoms in order to achieve a full outer shell.
जिसमें हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे बाद में कि बॉन्डिंग क्यों होती है और किस लिए होती है। अच्छा, विच वुड मेक देम मोर स्टेबल, चलो उन्होंने बता दिया। इन सम केसेस आटम लूज इलेक्ट्रॉन्स टू इंटायरली एम्प्टी दिस शेल, जो कि लास्ट शेल होता है, सो दैट द नेक्स्ट शेल बिलो बिकम्स अ फुल आउटर शेल। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ये। ऑल एलिमेंट्स विश टू फुलफिल द आउटर शेल विद इलेक्ट्रॉन्स एज दिस इज़ अ मच मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है जी। नोबल गैसेस, हमने पता है हमको कि नोबल गैसेस के आखिरी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं एक्सेप्ट फॉर हीलियम, हीलियम एक्सेप्शन है। एग्जामिनर टिप्स एंड ट्रिक्स, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल आर ऑल्सो नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लास्ट शेल होगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस, और जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? थम्स अप, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? बच्चे तुम लेट आए हो तो तुम रिकॉर्डिंग से देखना जो पिछला रह गया है तुम्हारा, क्योंकि तुम 2 क्लासेस स्किप करने के बाद डायरेक्ट आ रहे हो यहाँ पर। यस एग्जैक्टली। ठीक है, एक क्विक सा रिविजन करा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2 मिनट लेंगे और फिर पूरा हो जाएगा। सही है जी। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखा हमने, इस फॉर्मूला को स्टडी किया, A=Z+N। हमने ये देखा कि ये एटॉमिक मास के लिए रिप्रेजेंट होता है, मतलब इसमें Z और लिटरली लाइक Z+N शामिल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है मास। ठीक है, किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर छोटा नंबर है और बड़ा नंबर है, चाहे वो ऐसा लिखा हो या फिर वो ऐसे लिखा हो, तो छोटा नंबर जो होगा रिप्रेजेंट करेगा प्रोटॉन नंबर को और बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करेगा मास नंबर को। ठीक है, एटॉमिक मास भी कहते हैं इसको और न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन के, जितने प्रोटॉन होंगे एक पीरियोडिक टेबल के अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उस एटम के अंदर इन अ पीरियोडिक टेबल। ये बात याद रखना, हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपको शो हो रहा होता है उसमें जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि हम एटम्स को क्यों ग्राम में और किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते। थोड़ा सा मोल्स को हमने देखा कि मोल्स क्या होते हैं। हमने देखा कि कितने ज़्यादा ज़ीरोज़ लगाते हैं हम लोग आफ्टर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। फिर हमने पीरियोडिक टेबल को थोड़ा स्टडी किया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को हमने स्टडी किया। देन हमने देखा ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स किस तरीके से हमको लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बताते हैं, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड पीरियड्स हमें किस तरीके से बताते हैं कि कितने शेल्स के अंदर किसी एटम की डायग्राम पूरी हो जाएगी, पीरियड्स हमें बताते हैं शेल्स। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। हमने देखा कि कार्बन जो है कार्बन 12, जो कि 12 वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एटम्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास। सही है जी, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब अगर हमारे पास एक कार्बन का एटम है तो हमको 12 हाइड्रोजन के एटम चाहिए होंगे टू बैलेंस आउट दिस। ठीक है, और हमने क्या देखा, और हमने हाँ बस ख़त्म कर दिया आज की क्लास। ओके, किसी को क्वेश्चन किसी भी किस्म का, ऊँट पटांग सा भी चलेगा। ज़बरदस्त हो गया, आई एम द बेस्ट। नौफिल आई हेट यू, बेटा तुम मिलो ज़रा, कल आ रहे हो ना, बताता हूँ तुम्हें मैं। नॉट अलाइव, देखो नॉट अलाइव तुम्हारे तो नाम के अंदर नॉट अलाइव है, तो कोई बात नहीं, तुमसे मुलाकात भी करता हूँ, मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं, हेट इज़ गना हेट, आई एम स्टिल दी बेस्ट। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। एंड आई डोंट लाइक यू इधर वॉम फॉर्म, मंडे को मिलते हैं क्लास के अंदर। और एक और चीज़, फातिमा, नौफिल, नॉट अलाइव एंड मतलब अलजौरा एंड अब्दुल अजीज़ एक क्लास है, इट्स अ डेमो फॉर आवर वर्कशॉप। और क्योंकि तुम लोग एजुकेशन डिवीज़न का पार्ट हो तो इसीलिए तुम लोगों के लिए फ्री है। वैसे वो 2500 है 2500 फॉर द वर्कशॉप, लेकिन क्योंकि तुम लोग एजुकेशन डिवीज़न के अंदर हो तो तुम लोगों को मैं अपनी तरफ से फ्री दूंगा वो क्लास। सही है,
तो संडे को पहली क्लास होगी, ओरिएंटेशन डे होगा उसका, एंड इट्स अराउंड 7:30 से लेके 8:30 तक, और उसको ज्वाइन कर लेना। और वो क्लास किस बारे में होगी इंशाल्लाह फिर उस दिन डिस्कस करेंगे। मेरा आज गला ख़राब है, ठीक है? क्लियर हो गया? ऑनलाइन, यस, ऑनलाइन सेशन होगा।